हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गेहूं की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। देखिए, गेहूं की खेती तो तकरीबन सभी किसान भाई बुआई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे हम पार नहीं पा पाते हैं। जैसे फसल का गिर जाना। तो जो गेहूं की फसल होती है, हम प्रॉपर दोस्तों देख रेख करते हैं, प्रॉपर लागत लगाते हैं, लेकिन फसल गिर जाती है जिससे दानों का जो रंग होता है, चमक होती है, काला पड़ जाता है। तो पैदावार आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी वैरायटी का चुनाव हमको करना चाहिए, कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई के ऊपर बात करेंगे, बुआई, कटाई और दानों की चमक कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों, जिससे बाजार भाव आपको काफ़ी अच्छा मिले। दानों का जो वज़न है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। और एक और समस्या आती है खरपतवार यानी वीड कंट्रोल। तो चौड़ी और सकली पत्ती के खरपतवार देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके लिए कौन सी खरपतवार नाशक का आपको स्प्रे करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी जो विषय है वैरायटी और फसल को कैसे गिरने से बचाया जा सकता है, कौन सी टाइमिंग, खेत की तैयारी, बेसल डोज, बीजोपचार। और कुछ आपने देखा होगा कि गेहूं हम प्रॉपर देखभाल करते हैं, लेकिन सूखने की समस्या दोस्तों आ जाती है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं, गेहूं की बुआई तो हमने कर दी, हरी भरी नहीं है, या फिर आकस्मिक हमने सिंचाई की और पानी गिर गया, तो गेहूं पीलापन देखने के लिए दोस्तों मिलता है। तो गेहूं का जो पीलापन है, तो इसके लिए हम एक दो फॉर्मुलेशन आपको बतलाएंगे जो कि सस्ते पर बढ़िया आपकी फसल न केवल पीलापन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्तों जो फटाव होते हैं, जो टेलरिंग की संख्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गेहूं की खेती किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, यदि यह जानकारी हम डिटेल में शेयर करेंगे दोस्तों, तो कई दिन लग जाएंगे आपको हम एक फसल की जानकारी देने के लिए, टाइमिंग काफ़ी लग सकता है। तो वो तो सभी एक हम एक बातों को अलग रखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाते हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्याएं होती हैं, कुछ ज़रूरी दोस्तों बातें होती हैं, उनका जिक्र हम इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर करें। तो यह गेहूं की जो सफल खेती, ज़्यादा पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए, टाइमिंग लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, वो भी डिटेल के साथ, विस्तार के साथ मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप वही परंपरागत तरीके से गेहूं की खेती करते आ रहे हैं, केवल आपको यूरिया खाद देनी होती है और सिंचाई पर किस प्रकार विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आपको हम ये सोचते हैं कि लागत कम लगे दोस्तों और प्रॉपर आपको जो पैदावार है वो अधिक मिले। तो सभी विषय को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अनुकूल समय यानी सूटेबल जो टाइम है दोस्तों गेहूं यानी वीट फार्मिंग। तो गेहूं की दोस्तों बुआई अक्टूबर और नवंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए, यदि आप अंगेती गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए जो टाइम रहता है, मध्य अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। और यदि आप समय पर बुआई कर रहे हैं, तो इसका जो समय माना जाता है दोस्तों, 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। और यदि आप दिसंबर में की गई जैसे बुआई है, या फिर हम तो कहते हैं कि 15 दिसंबर के बाद आप बुआई करते हैं, तो वे लेट हमारी खेती होती है, गेहूं की लेट बुआई मानी जाती है। और यदि आप 10 नवंबर 15 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो उसमें उतनी अच्छी दानों की जो क्वालिटी होती है, पैदावार देखने के लिए दोस्तों नहीं मिल पाती है। तो 10-15 दिसंबर के बाद गेहूं बुआई से कोई खास उपज प्राप्त नहीं होती है, पहली बात। इसके बजाय आप अन्य फसलें जैसे ज़्यादा आप उत्पादन निकाल सकते हैं गेहूं के अलावा। यानी हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप 15 दिसंबर के बाद, यदि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो
इसकी बजाय आप मटर की खेती कर सकते हैं, लेट बुआई कर सकते हैं मटर की, तरबूज की खेती कर सकते हैं, खरबूज की खेती कर सकते हैं दोस्तों, फूल गोभी की, भिंडी, मूंग, करेला जैसी खेती आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जो सही समय माना जाता है वो है नवंबर, मध्य नवंबर पर आपको बुआई तो हर हालत में दोस्तों कर ही देनी चाहिए। और यदि बहुत लेट हो गया तो इसकी बजाय अच्छा रेवेन्यू देने वाली फसलों पर दोस्तों आप जा सकते हैं। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, जलवायु और तापमान। तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि जो गेहूं की खेती है वह रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है, और इसके लिए जो टेम्परेचर है 15 से लेकर लगभग दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो चल जाता है। लेकिन जो अंकुरण के समय मौसम में जितनी ज़्यादा नमी रहेगी, मौसम में ठंडक रहेगी, उतनी अच्छी हमारी गेहूं की जो क्रॉप होती है दोस्तों वो बढ़वार लेती है। भूमि और खेत की तैयारी, तो आपको पता ही है कि जो गेहूं की खेती है सभी प्रकार की भूमि पर खेती की जा सकती है। तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए ज़्यादा अच्छी पैदावार, काली मिट्टी है, काली दोमट चिकनी भूमि पर है, एक नॉर्मल सी बात है, खेती अच्छी होती है। तो जो गेहूं की खेती है दोस्तों, भूमि की आधार पर भी पैदावार घट और बढ़ सकती है। हल्की भूमि है तो जो पैदावार है वो घट सकती है, और भूमि एकदम उपजाऊपन अच्छा है तो पैदावार बहुत अच्छी होगी। लेकिन भूमि से लेकर एक हमारे मन में एक सवाल चल रहा है कि जहाँ भूमि यानी सोयल मृदा की बात चल रही हो, तो मृदा की जो पीएच वैल्यू है दोस्तों वो 5.5 से लेकर 6.5 तक चल जाती है। अब जैसे पंजाब हरियाणा की जो ज़मीन होती हैं दोस्तों, वो उसकी मतलब पीएच वैल्यू जो होती है मृदा की पीएच वैल्यू अधिक एल्कलाइन होती हैं, 7.5-8 के आसपास की होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर हमारे जो किसान भाई होते हैं खेत की तैयारी करते समय आप ये समझ लीजिए कि 50 किलोग्राम जिप्सम, जी हाँ दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा सस्ता होता है जिप्सम, 50 किलोग्राम पूरे खेत में आप बिखेर दीजिए जब आप खेत की प्लॉइंग करा रहे हैं। और खेत की तैयारी में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो हमारी मतलब गेहूँ होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि गेहूँ बुआई के 2-2.5 महीने बाद बरसात तो होती ही होती है। तो इसके लिए यदि बरसात भी हो जाती है, पानी भी भर जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए दोस्तों कि खेत पर ज़्यादा देर तक पानी ठहरना नहीं चाहिए। 1 से 2 बार आपको ठीक तरीके से कल्टीवेटर चलाना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे धान के बाद हमारे किसान भाई ज़्यादातर गेहूं की बुआई करते हैं, मक्के के बाद बुआई करते हैं, या फिर बरसात के बाद गेहूं कड़ी हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो ठीक तरीके से आपको न केवल प्लोइंग कराना है बल्कि खेत की चारों साइड दोस्तों आपको साफ सफाई भी जरूर रखना चाहिए। यदि नील गाय परेशान करती हैं तो तारबंदी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और ठीक तरीके से आपको मतलब जैसे थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं कि खेत की तैयारी में आप एक काम कर सकते हैं कि दोस्तों धान कटाई और मक्के कटाई के बाद जो पराली निकलती है, जो डंठल होते हैं, उन पर आग लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उनको आप मिट्टी पर यूं ही पड़े रहने दीजिए। इससे कार्बनिक तत्व जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन पर वृद्धि होती है, भूमि उपजाऊपन देखने के लिए मिलता है। तो उनको आप ठीक तरीके से कंपोस्ट करने के लिए, ठीक तरीके से डिकम्पोज हो जाएं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि 1 एकड़ में 20 किलोग्राम यूरिया को ठीक तरीके से फैलाकर दोस्तों हल्की से सिंचाई कर दीजिए। तो जो नाइट्रोजन होता है यूरिया, वो हमारे खेत में जो वेस्टेज पड़ा हुआ है पदार्थ पराली, उनको ठीक तरीके से कंपोस्ट कर देगा, और वही कार्बनिक तत्व पदार्थ जो होते हैं हमारी भूमि की उपजाऊपन दोस्तों बढ़ाते हैं। तो इसलिए पराली में कभी भी आग नहीं लगाना चाहिए। और खेत की तैयारी में आपको एक बात जरूर याद रखना है कि मान लो 1 एकड़ और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होती हैं दोस्तों की गेहूं की आपको खेत की तैयारी करना है। तो ठीक तरीके से आप प्लोविंग करा लीजिए, रोटावेटर या फिर हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। उसके बाद 1 एकड़ को कम से कम 5 से 7 भागों पर आपको बांट देना है। कुछ इस प्रकार, जो कि हमारे किसान भाई क्यारी, पार, मेड़ कहते हैं, इस प्रकार की वेड बना लेना है, जिससे पानी देने में, सिंचाई करने में बहुत ही दोस्तों ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार हमको खेत की तैयारी बहुत ही
मतलब सावधानी पूर्वक कर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में, इम्प्रूव वैरायटी। तो गेहूं की दोस्तों जो वैरायटी होती हैं अलग अलग, जैसे जलवायु होता है, मध्य प्रदेश का जलवायु अलग, पश्चिम बंगाल का जो जलवायु टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसीलिए हर जगह के लिए वैरायटी समान नहीं हो सकती हैं। उसी प्रकार आप अगेती खेती कर रहे हैं, लेट खेती कर रहे हैं, समय बुआई कर रहे हैं, कैसी भूमि है, तो उसके हिसाब से ही बेस्ट वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश पर सबसे बढ़िया कौन सी वैरायटी उत्पादन देती है, कौन सी बढ़िया वैरायटी है, उनके बारे में हम आपको ज़रूर बतलाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया जो पैदावार देने वाली किस्म हैं, जैसे श्री राम की 303 वैरायटी है दोस्तों, श्री राम की 463 के नाम से आती है। इसके अलावा HI की जो 8663 के नाम से आती है, पूसा तेजस के नाम से दोस्तों आती है। और आपको बता दें कि पूसा तेजस से हमको याद आया कि पैदावार तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैदावार बहुत अच्छी होती है पूसा तेजस की, लेकिन थोड़ा सा रोटी इसकी जो होती हैं उतनी सॉफ्ट नहीं होती हैं, उतनी अच्छी। मतलब खाने के लिए यदि आप पूसा तेजस का चुनाव कर रहे हैं तो यह जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बिक्री करने के उद्देश्य से आप पूसा तेजस को लगा सकते हैं। इसके अलावा श्री राम की 322 वैरायटी बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसके अलावा HD 2967 जैसी वैरायटी हैं, लेकिन श्री राम की 303, 463 और 8663 जैसी वैरायटी, 322 जैसी वैरायटी, श्री राम की जो सभी वैरायटी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। लेकिन जैसे आपके राज्य पर कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि किसी ने बोल दिया कि इस वैरायटी का उत्पादन इतना ज़्यादा है, आप उस वैरायटी को लगाएं। जब भी आप वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो देखा देखी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, या फिर इंटरनेट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए कि किसी ने बता दिया कि इसका जो पैदावार है 40 कुंटल 45 कुंटल एकड़ में हो रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गेहूं का एक उत्पादन जो होता है एक एवरेज उत्पादन होता है। बहुत अच्छी देखरेख आप करते हैं तो 2 से 5 कुंटल ही इंक्रीज होने वाला है। और आप बिल्कुल इंटरनेट के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। कुछ ऐसी इंटरनेट पर वीडियो उपलब्ध होती हैं जिनका हमारे किसान भाई विज्ञापन देखकर बुआई कर लेते हैं, और जितना अच्छा वो पैदावार लेते आ रहे हैं उससे 30 से 40% पैदावार कम मिलती है। ऐसी वैरायटी भी हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको यही रेकमेंडेड करेंगे कि मान लो आप जो वैरायटी लगा रहे हैं, उत्पादन जो ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं, तो मान लो आप 2 एकड़ पर गेहूं की खेती कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, और आप नई वैरायटी को लगा रहे हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले उस नई वैरायटी को आधा एकड़ पर लगा कर देख लीजिए, कैसी पैदावार रही, कैसी हाइट रही, और कैसे खाने पर वह जो वैरायटी कैसी रही। तो इन सभी बातों को यदि ध्यान में रख के किसी नई वैरायटी को लगा रहे हैं तो ट्रायल के लिए, डेमो के लिए आप थोड़ा बहुत जगह पर उसकी बुआई करके देखें। पैदावार यदि अच्छी रही तो फिर अगले साल से उसका जो रकबा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यही हम आपके लिए रेकमेंडेड दोस्तों कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, तो गेहूं की जो बुआई है कुछ वैरायटी से भी रहती है, कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिनका सीड्स से थोड़ा कम लगता है, और कहीं आप घर की जो वैरायटी लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, घर का सीड्स लगा रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सीड्स बढ़ाकर ही बुआई करनी पड़ती है। और बुआई की भी जैसे छिटका विधि होती है, सीडल विधि से बुआई किया जाता है। और अब तो मल्टी सीडर भी आ चुके हैं, जिससे आपको पता है कि जैसे MOP है, MOP को सीडल से नहीं दे सकते, या फिर जो मल्टी सीडर, तो वहाँ पर आप एक अलग जो बॉक्स होता है सीडल में, उसमें अलग से खाद और एक अलग से बीज देने की पूरी फैसिलिटी होती है। बाकी नॉर्मल सीडल से भी बुआई की जाती है और की ही जा रही है। तो हम बात कर रहे थे प्रति एकड़ सीड्स, तो इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार दोस्तों समझना होगा कि यदि आप हाथ से बुआई कर रहे हैं तो जो दानों की संख्या है, या फिर जो क्वांटिटी ऑफ है, थोड़ा सा हाई डेंसिटी पर बुआई करनी पड़ती है। तो हाथ से बुआई आप कर रहे हैं तो 65 किलोग्राम सीड्स की कम से कम दोस्तों आवश्यकता पड़ जाती है। यदि आप
गेहूं की बुआई सीडरल विधि से कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी जो डिस्टेंस है वो भी ठीक तरीके से मेंटेनेंस हो पाता है और निश्चित गहराई पर हम बुआई करते हैं जिससे पशु पक्षी हमारे बीज को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए सीडरल विधि से ही आपको बुआई करनी है। इससे लगभग 15 किलोग्राम तक सीड्स काम लगता है। तो 1 एकड़ में सीडरल मेथड से 45 किलोग्राम सीड्स की आपको बुआई दोस्तों करनी चाहिए। अब बात करते हैं बीज उपचार। तो बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, क्या है ये झमेला बीज उपचार का? बीज उपचार हम इंग्लिश पर सीड्स ट्रीटमेंट कहते हैं दोस्तों। बीज उपचार यानी जो हमारा छोटा सा बच्चा होता है उसको घुट्टी देना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो जैसे बीज उपचार करने से बीज के चारों साइड लगभग 0 दिन से लेकर 30 दिन तक दोस्तों जो फंगस लगते हैं जड़ों के पास उससे काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्ट करता है। तो ज़्यादातर किसान भाई पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल से बीज उपचार करते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से झैलूरा फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। लेकिन यह जो फार्मूलेशन है उतना अच्छा काम नहीं करता है। देखिए, फंगस लगना एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन विल्ट की जो समस्या आती है आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी गेहूं जब बालियों की स्टेज पर होती है तो फलता फूलता पौधा या फिर बालियों गाभ की अवस्था में होता, गाभोट की अवस्था में जब पौधा होता तो सूख जाता है। अब किसान को दुख तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पाल पोस कर बहुत ही पौधे को एकदम देखभाल करता है, सिंचाई करता है, कड़कड़ाती ठंड पर ठीक तरीके से सिंचाई करता है दोस्तों, देखभाल करता है, तो दुख तो होगा ही। तो गेहूं का पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए? आप तो काम की बात बताइए दोस्तों। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसको आप FIV पद्धति से आपको बीज उपचार करना है। अब ये FIV पद्धति मेथड क्या होती है बीज उपचार करने की? तो दोस्तों सबसे पहले आपको फंगीसाइड्स हैं, फिर इंसेक्टिसाइड्स है और फिर उसके बाद आपको लास्ट में बैक्टीरिया साइड से बीज उपचार करना चाहिए। ये जो मेथड है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महंगी मेथड नहीं है। और आपको हम एक और थोड़ा सा सजेशन करेंगे कि जैसे आपको हम बता दें दोस्तों कि आप घर की या फिर आपको पता है कि गेहूं आप रखे हैं घर में और उसी की बुआई करने वाले हैं और उसको जो कीड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अंदर की जो मतलब विजी होती है, सीड्स होता है, उसको खा चुके हैं। तो आपको सही से बुआई उसी बीज की करनी है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है दोस्तों कि आपको 20 लीटर पानी लेना है और 300 ग्राम आपको दोस्तों नमक लेना है और आपको 5 ग्राम से लेकर 7 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट लेना है। इन सभी को ठीक तरीके से दोस्तों मिक्स कर लेना है और पानी पर उन बीजों को डुबो कर आपको देखना है जो पानी पर तैर रहे हैं उनको आपको अलग कर देना है और जो पानी के नीचे बैठ रहे हैं वही हैं सही सीड्स। उनको निकाल कर साफ पानी में धोकर ठीक तरीके से सुखा लेना है। उसके बाद ही आपको इस विधि को अपनाना है। यदि बीज एकदम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं तो आप FIV विधि से आपको बीज उपचार करना चाहिए। फंगीसाइड पर जैसे कार्बेंडाजिम, कोई महंगी फंगीसाइड आपको नहीं लेनी। कार्बेंडाजिम में इनको बहुत अच्छा काम करती है। UPL की साफ भी आती बाबेस्टिन, तो इससे आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना है। फिर उसके बाद इनसेक्टिसाइड, अब थाइमोथाक्सोम भी काफ़ी अच्छी है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आपको बीज उपचार करना है। और फिर लास्ट में जाकर आपको एक है बैक्टीरिया साइड। अब ट्राइकोडर्मा भी अच्छी है, एजोटोबैक्टर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ट्राइकोडर्मा भी बढ़िया है, एजोटोबैक्टर। तो इन दोनों में से किसी भी एक को 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम की दर से बीज उपचार करना है और ठीक तरीके से बीजों को सुखा लेना। उसके बाद ही आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो यह विधि अपनाते हैं तो सूखने की समस्या दोस्तों 1% भी बिल्कुल नहीं आएगी। बेसल डोज, तो दोस्तों गेहूं की जब हम बुआई करते हैं दोस्तों तो आपको पता है कि यदि हम खड़ी फसलों पर जो भी खाद देते हैं तो वह हमारी फसलों पर 100% नहीं लग पाती हैं, 60 से 65% ही लग पाती हैं। तो इसलिए जब हम बुआई के समय जो खाद देते हैं, जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, तो उनमें से 95% के आसपास हमारी फसलों पर वो न्यूट्रिएंट लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारी फसल एकदम स्वस्थ, न केवल स्वस्थ रहे बल्कि हरी भरी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिले। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक काम करना है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसी समय आपको गोबर की खाद 2 ट्रॉली यदि उपलब्ध है
और उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप 2000 रुपये ट्रॉली गोबर खाद खरीद के खेत में डालें, बिल्कुल नहीं। यदि उपलब्ध है, सस्ती पर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। 2 ट्रॉली गोबर खाद पूरे में बिखेर दीजिए और प्लोविंग करा दीजिए। जब हमने आपको बतलाया था कि जो पराली होती है उसको कंपोस्ट करने के लिए, उसी टाइम आपको गोबर खाद प्रयोग कर लेना है। और आपने खरीफ सीजन पर भी गोबर खाद प्रयोग की है तो वो रबी सीजन में भी लगती है। इस पर हम कभी एक नई वीडियो पर आपको ज़रूर बतलाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उसी टाइम गोबर की खाद और SSP सिंगल सुपर फास्फेट बिखेर दीजिए और प्लोइंग करा दीजिए। लेकिन अब हम बुआई कर रहे हैं तो सीड्स और जो खाद है इनको ठीक तरीके से मिलाकर हमको बुआई करनी है। तो बेसल डोज पर कौन कौन सी खाद लेना है, सबसे पहले आइए समझते हैं। तो DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846 केवल और केवल 30 किलोग्राम। इंटरनेट पर कह रहा है 50 किलोग्राम, बिल्कुल भी नहीं। 50 किलोग्राम DAP आपको प्रयोग नहीं करनी है। 1 एकड़ पर 30 किलोग्राम पर्याप्त होती। हाँ, उसके लिए कि भूमि बिल्कुल उपजाऊपन नहीं है, कमजोर पैदावार होती है, एकदम मिट्टी हल्की है, तब आपको 50 किलोग्राम DAP लेना है। और खेत की तैयारी करते समय SSP 50 किलोग्राम आपको बिखेर देना है पाउडर फॉर्म वाली। और यहाँ पर 50 किलोग्राम आपको दानेदार लेनी है दोस्तों। इसके अलावा MOP म्यूरेट और पोटास आपको लेना है 20 किलोग्राम और यूरिया 25 किलोग्राम। और आपको सीड्स लेना 1 एकड़ में, जो आप लगभग 45 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ में सीड्स, इन सभी को सीड डल में ठीक तरीके से भर लेना है, मिक्स कर लेना है। बीज उपचार पहले करना है, उसके बाद बेसल डोज ठीक तरीके से सीड डल पर आपको भर लेना है। और उसके बाद आपको बुआई नहीं करनी। उसके बाद आपको ठीक तरीके से पलेवा करना है। जी हाँ, यानी पहले आपको पानी से सिंचाई कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है दोस्तों कि हल्की सी नमी हो जाए, एकदम खेत बहुत ज़्यादा सूखा ना रहे, एकदम नमी हो जाए जिससे ट्रैक्टर ठीक तरीके से बुवाई सीडल चल सके। इतनी नमी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो हल्की सी नमी हो तब हमारे किसान भाइयों को बुवाई कर देनी चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो सीड्स है प्रॉपर 100%, ये तो मान लीजिए 95 से 98% जर्मिनेशन एकदम स्वस्थ होगा और हर एक बीज अंकुरित होगा। सबसे अच्छी बात है, जब हम बुआई कर रहे हैं तो उसी समय एक और कन्फ्यूजन रहती है कि कितनी दूरी पर बुआई करें। तो प्लांटेड डिस्टेंस, तो पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है। लेकिन लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है आपको 7 से लेकर 8 इंच दोस्तों आप रख सकते हैं। गड्ढे की गहराई यानी जो बीज है जहाँ पर आपको बुआई करनी है वहाँ पर उसकी जो डेप्थ है 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर गहराई पर गेहूं की बुआई करनी चाहिए। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो गेहूं की फसल पर स्प्रिंकलर चलाने की बजाय यदि आप फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, इसलिए तो दोस्तों हमने आपको खेत की तैयारी करते समय बताया है कि 1 एकड़ को 5 से 7 भागों पर आपको मतलब वेड बना लेनी है, यानी पार बना लेनी है, मेड़ बना लेनी है, जिससे सिंचाई करने में आसानी हो। तो आपको जो सिंचाई करनी है गेहूं की फसल पर, जो सिंचाई है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया 4 सिंचाई, 5 सिंचाई, 6 सिंचाई या फिर 3 सिंचाई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिंचाई मिट्टी के हिसाब से की जाती है। यदि मिट्टी हल्की है तो थोड़ा सा सिंचाई जल्दी करनी पड़ेगी। वहीं मिट्टी काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट है या फिर भारी भूमि पर सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो इस प्रकार यदि आप समझ लीजिए कि मध्यम भूमि है, ना तो बहुत ज़्यादा हल्की है ना तो बहुत ज़्यादा भारी है, ऐसी भूमि पर आप लगभग 20-20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्की भूमि है तो 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये मान लीजिए कि गेहूं की फसल पर 5-6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, गेहूं पर बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा पानी की आवश्यकता पड़ती है, कई बार आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आप समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपको एकदम से सिंचाई नहीं करनी है, थोड़ा सा तभी सिंचाई करें, थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाए, थोड़ी सी जो मिट्टी होती है उसमें क्रैक आ जाए हल्की, तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। और जो आपको पहली सिंचाई है दोस्तों, पहले तो पलेवा करना है, और जो फर्स्ट सिंचाई है वो दोस्तों आपको ये मान लीजिए तकरीबन 20 से 25 दिन की फसल होती है, और तो 28 दिन तक आपको पहला
पानी चलाना चाहिए, पहली सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड सिंचाई 40 से 60 दिन और थर्ड सिंचाई 65 से 75 दिन, और जो चौथी पांचवी सिंचाई होती है दोस्तों 90 से लेकर 100 दिन के मध्य आपको सिंचाई करनी चाहिए। हम वही कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वो डिपेंड नहीं, आपका खेत कैसी डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से 15 से 18 दिन 20 दिन का अंतर भी आप रख सकते हैं। यदि भूमि बहुत अच्छा पानी रोकती है तो 25 दिन का भी अंतर आप रख सकते हैं, 28 दिन का भी अंतर रख सकते हैं। लेकिन इसीलिए गेहूं पर आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है। इस प्रकार सिंचाई नहीं करना कि एकदम पानी भर जाए, पानी खेत पर नहीं भरना चाहिए। यदि भरता है, स्टार्टिंग के दिनों पर भरता है, तो जो बीज होते हैं वो सड़ सकते हैं, गलन हो सकती है, फंगस लग सकते हैं। इसलिए खेत पर पानी ठहरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए हल्की हल्की सिंचाई करें, भले थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी सिंचाई क्यों ना करना पड़े। तो आपको इस प्रकार सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना दोस्तों चाहिए। और आपको एक बात और, जब दानों पर दूध बन रहा हो या फिर दाने पर जो भराव हो रहा हो, उससे पहले आपको सिंचाई जरूर करना है। यानी गाभोट की जो अवस्था होती है दोस्तों, गाभ की अवस्था जो होती है, उस समय आपको उससे पहले जस्ट सिंचाई जरूर करना है, जिससे दानों का जो भराव है वो काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि हमारी गेहूं की फसल पर प्रॉपर हमने खाद दवाइयाँ तो प्रयोग करें, लेकिन सिंचाई पर जब गाभ की अवस्था होती है उस समय यदि हम प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाए सिंचाई पर, तो दाने की जो क्वालिटी होती है, दानों का भराव ठीक तरीके से नहीं होता है, जिससे सीधा सीधा हमारा जो उपज होती है उस पर प्रभावित होती है। कीमत कम देखने के लिए मिलती है, बाजार भाव बहुत ही लो देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई सिंचाई। तो सिंचाई आपको हमेशा आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, फ्लैट इरिगेशन सबसे बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों यह वाला। क्यों है आइए समझते हैं। देखिए, गेहूं के साथ साथ कुछ अनवांटेड खरपतवार उगते हैं, जैसे आपने देखा होगा जंगली सरसों हैं, और मंडूसी है यानी गुल्ली डंडा है, और कई प्रकार के चौड़ी पत्ती के, सकड़ी पत्ती के खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवार दो ही प्रकार के होते हैं, चौड़ी और सकड़ी पत्ती। उसी प्रकार खरपतवार नाशक भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड और पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड। यदि आपके खेत पर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जानकारी थोड़ा सा लंबी जरूर हो रही है, लेकिन जो आपको जानकारी हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है, बहुत ही काम की बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो खरपतवार नाशक दो प्रकार की होती है, प्री इमरजेंट हार्बिसाइड और पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड। यदि आपके खेत पर कुछ ज़्यादा ही खरपतवार उगते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको प्री इमरजेंट हार्बिसाइड दोस्तों वो हार्बिसाइड होती है जो कि खरपतवार को अंकुरण ही नहीं होने देती है, यानी फसल अंकुरण से पहले खरपतवार को ही ना उगने दे। ऐसी खरपतवार नाशक को प्री इमरजेंट हार्बिसाइड कहते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेंडामेथालिन 30% EC, जैसे बेलर 32 भी आती है, तो उसको आपको 800 ml लेना है 200 लीटर पानी में घोल करके। आपको जब भी आप खरपतवार नाशक आप प्रयोग करते हैं ना, तो यह सिस्टमिक होती हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करके, या फिर पर्याप्त मात्रा पर खेत में नमी हो और पर्याप्त मात्रा पर पानी लेकर ही आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करनी चाहिए। यह आपको स्प्रे तभी करना है जब आपने बुआई की है और आपको स्प्रे करते हुए उल्टा आना है, यानी एक लेयर बन जाती है। यदि लेयर टूट जाएगी तो खरपतवार अंकुरण होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए खरपतवार जो प्री इमरजेंट होती है उसको स्प्रे करते हुए आपको पीछे साइड मुड़ना है। इस प्रकार आप करेंगे तो खरपतवार नहीं उगेंगे। इसके अलावा पोस्ट इमरजेंट की बात आती है कि भाई हमने जब बुआई की उस टाइम तो ये सब कर नहीं पाए, अब क्या करें ये बताइए। तो देखिए, जब आपकी गेहूं की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है दोस्तों, तो इस समय जैसे UPL की वेस्टा आती है खरपतवार नाशक, 160 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन आपको कुछ इस प्रकार करना है दोस्तों कि पहले सिंचाई करना है। जी हाँ, नमी होना बहुत जरूरी है। हमने बताया कि सिस्टमिक खरपतवार नाशक होती है, नमी पर बहुत अच्छा काम करती है। गेहूं बुआई से 25 से 30 दिन के आसपास की होती हैं, तो UPL की वेस्टा के नाम से आती है। 160 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है सिलिकॉन चिप को मिलाकर। तो जो UPL की वेस्टा है, इसमें जो टेक्निकल है क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% है, और मेट सल्फ्यूरॉन मेथाल 1% जो कि WP यानी
वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है। 160 ग्राम पर्याप्त होती है। जो स्प्रेडर होता है ना दोस्तों, स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। और एक और आती है जैसे मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल दोस्तों, और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% और सल्फोसल्फ्यूरॉन 75%, जो कि WG वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है दोस्तों। इसको आपको जैसे UPL की टोटल के नाम से आती है 16 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे की जाती है। तो यह जो खरपतवार नाशक होती हैं इसमें 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करती है। जैसे सल्फोसल्फ्यूरॉन है दोस्तों, यदि आपने जैसे गेहूं की बुआई की है और क्यारियों पर आपने सरसों की बुआई कर रखी है, तो सल्फोसल्फ्यूरॉन यदि आप स्प्रे कर देंगे तो वह सरसों को भी ख़त्म कर देगा। तो इसलिए जैसे UPL की दोस्तों वेस्टा के नाम से आती है, वो बढ़िया काम कर सकती है। और कुछ गुल्ली डंडा आपने देखा होगा, मोमोजी आती है, तो जैसे बहुत सारे जदबा के नाम से आती है, BSF कंपनी की जदबा और बाहर की मोमोजी के नाम से आती है। तो आप इन खरपतवार नाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी कि जो गुल्ली डंडा है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। यदि हम यहाँ डिटेल बताएंगे ऑन प्रोडक्ट के बारे में, ये समझ लीजिए BSF की जदबा और मोमोजी के नाम से आती है, यह गुल्ली डंडा पर अच्छा काम करती है। देखिए दोस्तों, खरपतवार नाशक जो होती हैं यह हमारी फसलों पर थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाती हैं, क्षतिग्रस्त भी करती हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारी फसल को झटका ना आए तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपको उसके बाद फिर जब खरपतवार नाशक ठीक तरीके से खरपतवार कंट्रोल हो जाए उसके बाद पहली खाद आपको देनी चाहिए। तो किसानों में कन्फ्यूजन रहती है कि हम खरपतवार नाशक पहले दें या फिर पहली खाद दें। तो पहले आपको स्प्रे करना है खरपतवार नाशक का, और हल्का फुल्का जो झटका आ जाता है कुछ दिन बाद 5 से 7 दिनों का अंतर रख के फिर आपको खरपतवार नाशक के बाद आपको पहली खाद देनी चाहिए। इससे फसल बहुत अच्छी रिकवर हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो इस प्रकार यह था शेड्यूल, यह था पूरा मतलब विषय खरपतवार नियंत्रण पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। तो इस पर जो खाद का शेड्यूल है, जितने कार्बनिक तत्व यदि भूमि पर पहले से मौजूद हैं और नहीं हैं तो गोबरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते और हमारी फसल को उपजाऊ, भूमि को उपजाऊ ही बनाते हैं। तो खाद का शेड्यूल में बेसल डोज तो आपको प्रयोग करना ही करना है। उसके बाद आपको 2 खाद जरूर प्रयोग करना है दोस्तों। यह कोई हम आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं बता रहे हैं, यह कॉमन सी चीज़ होती है खाद देना। लेकिन खाद कौन सी देना है, यह जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है दोस्तों, तो पहली खाद पर कौन सी खाद दें, हम 1 एकड़ की दर से जानकारी दोस्तों शेयर कर रहे हैं। और आपको हम बतला दें कि हम बीघे के हिसाब से जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं, एकड़ सभी जगह सेम रहता है। और आपको हमने पहली कैलकुलेशन एकड़ का बता दिया, संपूर्ण जानकारी पर एकड़ की दर से है। तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है बुआई से है, तो यूरिया 45 किलोग्राम। इसके साथ आपको ह्यूमिक एसिड जो ग्रेन्यूल्स वाला आता है, दानेदार वाला आता है, 10 किलोग्राम लेना है। ज़्यादा महंगा नहीं रहता है दोस्तों, आपको किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। 10 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, या फिर सागरिका दानेदार भी चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। सागरिका दानेदार भी सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि फसल में बायोजान की तरह या फिर फसल को हरी भरी करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो सागरिका या ह्यूमिक एसिड पहली खाद में आपको तो दोस्तों लेना ही लेना है। इसके साथ जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम। अब जिंक सल्फेट, जी हाँ, हम जिंक सल्फेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि 33% वाली आती 4 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिक्स कर दीजिए, या तो आप सागरिका ले लीजिए या तो ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। इनको मिक्स करना है जड़ों के पास देकर, फिर आप सिंचाई करें दोस्तों। और फिर रिजल्ट जो आप देखेंगे कि फुटाव इतनी शानदार होंगी, इतनी बढ़िया होंगी। और हाँ, गेहूं की बुआई हाई डेंसिटी पर बिल्कुल ना करें, जी बिल्कुल नहीं। आपको पास में यदि आप दोस्तों गेहूं की बुआई कर देते हैं बहुत ज़्यादा सीड्स, 80 किलोग्राम 90 किलोग्राम तक किसान भाई बुआई करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको 55 किलोग्राम तक सीड्स बहुत हो जाता है, 40-50 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ में दोस्तों बहुत हो जाता है यदि पास में गेहूं की आप बुआई करते हैं। अब सेकंड जो खाद है दोस्तों
50 से 55 दिन के मध्य जब फसल हो, और हम तो कहते हैं 60 दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 50-55 दिन के आसपास की होती है तो हमको दूसरी खाद दे देनी चाहिए। इस खाद में आपको एक काम करना है कि यूरिया दोस्तों आपको लेना है 45 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है दोस्तों लगभग 10 किलोग्राम। अब यदि आप एक काम कर सकते हैं कि पहली खाद पर आपने सागरिका यदि नहीं लिया है तो सेकंड खाद में सागरिका ले लीजिए, तो ये आप काम कर सकते हैं। और यदि सागरिका का प्रयोग कर रहे हैं तो दोबारा सागरिका का प्रयोग आपको नहीं करना है। यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट इन दोनों को जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना है। और आप चाहें तो सेकंड कॉम्बिनेशन पर 1 किलोग्राम, जी हाँ 1 से 1.5 किलोग्राम दोस्तों आप जो बोरॉन होती है उसको आप ले सकते हैं। तो बोरॉन बहुत अच्छा काम करती है हमारी फसल पर। तो इस प्रकार आपको खाद का शेड्यूल चलाना चाहिए, जड़ों के पास सॉइल एप्लीकेशन से ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल, यानी जो रोग बीमारी डिजीज़ दोस्तों आते हैं। तो रोग डिजीज़ बीमारी कई प्रकार की आती हैं, तो पत्ते की बात बताइए जो कि बढ़िया दोस्तों काम कर जाए और बढ़िया हमारी फसल एकदम बढ़वार ले और रोग मुक्त कीट मुक्त रहे और फसल भी ना गिरे। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि सबसे पहले कीट प्रबंधन पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दोस्तों कीट आते हैं। रस्ट आता है, पत्ते पर रतुआ जो रोग होता है, पत्तों पर एक प्रकार से मतलब रस्ट जो बन जाती है, हाथ से आप छुओगे तो कत्था जैसे हाथ हो जाते हैं, जो पान में कत्था लगाया जाता है उस प्रकार दिखता है पाउडर फॉर्म। इसके अलावा एफिड है और दीमक है, वाइट ग्राब है, विल्ट की समस्या आती है। जैसे सुंडी भी अभी पिछले 2-3 सालों से सुंडी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता था। पहले गेहूं में एक भी स्प्रे करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी इस समय पर एक स्प्रे और कहीं कहीं पर तो 2 स्प्रे भी करने पड़ते हैं। दीमक के लिए दोस्तों आप वेवेरिया वेसियाना का प्रयोग कर सकते हैं, और दीमक के लिए फिप्रोनेल का भी आप कार्बोफ्यूरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल पर दोस्तों जो फर्स्ट स्प्रे है वो बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है। वो इसलिए कि यदि आपकी गेहूं की फसल पर दोस्तों यदि सुंडी का भी प्रकोप हो चुका है तो, और रस चूसा हल्के फुल्के कीटों का भी प्रकोप होता है दोस्तों, जो कि आसानी से तो दिखते नहीं हैं, लेकिन एक स्प्रे तो हमको ज़रूर करना चाहिए। जो प्रथम जो स्प्रे दोस्तों होता है इनिशियल स्टेज में 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है और रोग बीमारी पहले से ही दिख रही हैं, तो यह जो स्प्रे है 40 से 50 दिन में किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्प्रे पर आपको पता है कि जो रस्ट होता है, और रस्ट में ट्राइजोल ग्रुप का जो फंगीसाइड होते हैं दोस्तों, जैसे स्वाधीन फंगीसाइड एक्सेल क्रॉप का स्वाधीन आप ले लीजिए, या फिर किसी भी कंपनी का स्वाधीन प्लस जो टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है स्वाधीन फंगीसाइड, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। उसमें टेबुकोनोजोल भी है, सल्फर भी है, 40 ग्राम लेना है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यदि कोई रोग बीमारी नहीं दिख रही है तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा यानी थाइमोथोक्सोम आप ले लीजिए 10 ग्राम। या फिर सुंडी दिख रही है, कीट दिख रहे हैं तो, या फिर दोस्तों सिंजेंटा कंपनी की जो अलीका इंसेक्टिसाइड आती है 8 ml, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रेडर चिपको में मिक्स करके 15 लीटर पानी की दर से आपको स्प्रे दोस्तों करना चाहिए। ये था इनिशियल स्टेज में केवल एक स्प्रे करने की आवश्यकता है, इससे आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फसल को गिरने से यदि आपको बचाना है, और आपको पता ही है दोस्तों कि जब हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो फसल बढ़वार भी तो अच्छी लेती है, लेकिन फसल गिरने की भी समस्या रहती है। अब यूरिया का प्रयोग तो भाई हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन फसल को गिरने से कैसे बचाए काम की बात आप करिए, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है दोस्तों, अब चमत्कार भी आती है और लिहोसिन भी आती है। यदि अब किसान भाइयों में कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा स्प्रे करें, लिहोसिन या फिर चमत्कार, तो आप इस प्रकार आप समझ लीजिए कि हाइट को आपको ज़्यादा रेगुलेट करना है। यानी आप एक इस प्रकार आप समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी जो गेहूं है बहुत ज़्यादा बढ़वार हो गई या बहुत ज़्यादा बढ़वार हो रही है, तो फिर आपको चमत्कार ही स्प्रे करना चाहिए 15 लीटर पानी में
आपको 20 ml, या फिर आपको लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसल थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी सी हाइट हुई है या फिर नहीं भी हुई है और गिरे ना, तो इसके लिए लिहोसन बहुत अच्छा काम करेगी। तो कुछ इस प्रकार आप समझ लीजिए कि आप पिछले सालों से गेहूं खेती करते आ रहे हैं और दोस्तों जो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और बिल्कुल गिर ही जाती है, तो फिर चमत्कार स्प्रे करें, जो घरडा कंपनी की चमत्कार आती है 15 लीटर पानी 20 ml। और आपको लग रहा है कि गेहूं हमारी गिरती नहीं है लेकिन कभी कभी गिर जाती है, और तो इसके लिए लिहोसिन बहुत अच्छा काम करेगी 15 लीटर पानी में 20 ml। अब लिहोसिन को आपको 20 ml लेना है। बोरॉन को दोस्तों आपको लेना है लगभग आपको 25 ग्राम लेना है, और आपको 0050 दोस्तों आपको लेना है लगभग 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके बालियां निकलने से पहले आपको स्प्रे दोस्तों कर देना है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि आपको बालियों निकलते समय, जब आप निकल रही हो बालियां, उस समय यदि आप स्प्रे करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो इस प्रकार आपको फसल को गिरने से आप बचा सकते हैं, चमक भी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और 0050 से दानों का भराव बहुत दोस्तों बढ़िया होता है। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि आपने सिंचाई की, और ये कोई नई बात नहीं है कि सिंचाई करने के बाद जब हमारी 2-2.5 महीने की फसल होती है तो कभी कभी पानी गिर जाता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा गिर जाता है कि पूछो ही मत। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, हमने सिंचाई की और ऊपर से पानी गिर गया, बरसात हो गई, तो गेहूं में पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। फिर हम खाद भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सही से रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो खेत को समतल बहुत ज़रूरी है। खेत जितना ज़्यादा समतल रहेगा उतनी ही हमको उपज में अच्छा से प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। अब पानी हमने चलाया, ऊपर से बरसात भी हो गई, तो इसके लिए आप हमारा एक फार्मूला अपनाइए कि आपको 15 लीटर पानी लेना है, और उसमें दोस्तों आपको एक काम करना है कि NP घुलनशील खाद 19-19-19 आपको दोस्तों लेना है लगभग 75 ग्राम। और इफ्को कंपनी की सागरिका जो लिक्विड आती है आपको लेना है 15 लीटर पानी में 30 ml। और चिलेटेड जिंक दोस्तों आती है, जी हाँ दोस्तों, हम जिंक की बात कर रहे हैं, कौन सी, चिलेटेड वाली, 15 लीटर पानी में 50 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है, सिलिकॉन चिप को मिलाकर दोस्तों आप स्प्रे कर दीजिए, और यह जो कॉम्बिनेशन है बढ़वार में भी काफ़ी सहायक होगा, और फसल को कितना भी पीलापन है दोस्तों, इसको आप स्प्रे कर दीजिए। मान लो आपने सिंचाई की, बरसात भी होगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1-2 दिन, फिर उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो फसल है दोस्तों बहुत अच्छे से हरी भरी होगी और शानदार फटाप की संख्या देखने के लिए मिलेगी। तो जिंक का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। लाइफ साइकिल, तो दोस्तों जो गेहूं की लाइफ साइकिल है, कितने दिन की यह फसल है, तो वैरायटी पर दोस्तों बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो अर्ली, कुछ लेट मैच्योरिटी वाली वैरायटी होती हैं, लेकिन एक एवरेज ये मान लीजिए कि 120 से 130 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता। 4 महीने तो आप मान लीजिए दोस्तों 120 से 130 दिन के आसपास का समय गेहूँ की फसल पर एक औसत लग जाता है। और उत्पादन की ऊपर बात करें तो इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे दोस्तों तो 29 से लेकर 30 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। अब कुछ इलाकों पर 20-22 क्विंटल ही एकड़ पर निकल पाती है, तो कुछ ऐसे भी इलाके हैं 17-18 क्विंटल ही एकड़ पर पैदावार निकलती है। तो वहीं कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी भूमि है जहां पर 27, 28, 29 क्विंटल तक 1 एकड़ में पैदावार हमारे किसान भाई लेते हैं। यदि आप इस प्रकार जो कि हमने विधि बताई है, मेथड बताई है, इस मेथड को अपनाकर आप 1 एकड़ से दोस्तों 30 क्विंटल पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मिट्टी ही हल्की है, कम उपजाऊ भूमि है, तब ऐसी सिचुएशन पर आप खाद देने के बाद भी पैदावार बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो पैदावार मिट्टी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड और दोस्तों निर्भर करती है। यदि वही आप परंपरागत तरीके से खेती करेंगे, इस फॉर्मुलेशन को लगाएंगे, तो पैदावार
जाहिर सी बात है दोस्तों वो बढ़ने वाली है, जो कि हम यही चाहते हैं कि आपकी पैदावार बढ़े। अब बात करते हैं खर्च। तो देखिए गेहूं पर बहुत सारे खर्च होते हैं। अब एक किसान भाई अपना मतलब जब तक गेहूं आ नहीं जाती हार्वेस्टिंग के लिए, तब से लेकर बुआई से लेकर कटाई तक बहुत सारी मेहनत रहती है, सिंचाई का, खाद देने का, बहुत सारे काम से रहते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित, जो कि हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है। किसान भाई की जो लागत रहती है दोस्तों उसको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी जो खर्च है, लागत है दोस्तों, क्योंकि जो हम खेत की प्लोविंग कराते हैं, खाद दवाइयों का खर्च होता है, बहुत सारा खर्च लग जाता है। और जब मिलने की बारी आती है, आउटपुट की बारी आती है, तो किसान भाइयों को उतनी अच्छी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, उतनी अच्छे से खर्च नहीं चल पाता है। तो एक खर्च मान लीजिए, लागत जो हम बता रहे हैं 10-12 हज़ार रुपये के आसपास दोस्तों, 1 एकड़ का खर्च तो एक कम से कम तो दोस्तों लग ही जाता है, और अधिकतम की तो पूछो ही मत। तो इसलिए गेहूं की फसल पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। अब बाजार भाव के ऊपर बात कर लें तो जो गेहूं का रेट है वो MSP पर भी जाता है, और अलग अलग मंडियों पर ले जाके भी बिक्री की जा सकती है, और आप साहूकारों को भी बिक्री कर सकते हैं। कुछ लोग खाने के उद्देश्य से गेहूं को खरीदते हैं, तो उनको भी आप अच्छी कीमतों पर बिक्री करके कमाई कर सकते हैं। ये मान लीजिए 1900 से लेकर 2200 रुपये तक की कीमतें हमारे किसान भाइयों को देखने के लिए मिलती हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, चमक होगी, दानों का जो ब्राइटनेस है, चमक है, क्वालिटी वजनदार होगा दोस्तों, उतनी ही अच्छी हमको कीमत देखने के लिए मिलने वाली हैं। और मुनाफा के ऊपर बात कर लें तो कुछ ज़्यादा ही मुनाफा गेहूं की फसल से नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि यदि हम एक एवरेज 30 कुंटल दोस्तों मान लेते हैं और 1950 का ही हमको एक रेट मिल जाता है, तो 58,500 रुपये हमारा मुनाफा हुआ, 12,000 लागत लगी, तो 46,000 रुपये और 46,500 रुपये जो हमारा दोस्तों है वो आया नेट प्रॉफिट, शुद्ध आमदनी। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा बताना, बाजार भाव बताना, लागत बताना हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो एक प्रकार से ये मान लीजिए कि 1 एकड़ में 40,000 रुपये ही दोस्तों बच पाता है लागत को काट कर। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि गेहूं की फसल की प्रोटेक्शन करना, देखभाल करना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रॉपर सिंचाई पर आप ध्यान रखिए, फसल गिर ना पाए, दानों का भराव अच्छा हो, और गाभोट की अवस्था पर सिंचाई करना, 2-3 जो काम होते हैं। और बुआई के समय आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना, जिंक है, बोरॉन, इनका प्रयोग करना, माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छा काम करती है। तो इनका यदि आप समय से ध्यान में रख के यदि बातों को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो गेहूं की फसल से पैदावार बहुत ही दोस्तों अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को, किसान मित्रों को गेहूं की खेती करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया कि गेहूं की खेती आप वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, और जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं दोस्तों, जो भी अड़चनें आती हैं गेहूं की खेती करते समय, उन सभी से आप इस वीडियो को देखकर इजीली तरीके से गेहूं की खेती दोस्तों कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई दोस्तों, लेकिन काफ़ी हमने कोशिश करी कि आप तक एकदम सरल और आसान भाषा में आप तक हम जानकारी अपनी रख पाएँ, पहुंचा पाएँ, और आपने वीडियो को अंत तक पूरा वॉच किया दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।